वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जो है क्लास 9th और 10th का सिलेबस हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे, साथ के साथ हम लोग जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन क्लास 9th और 10th का 2019 और 20 का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपको एक पेपर डिज़ाइन यहाँ पे शो किया हुआ है क्लास 9th और 10th का। ये आपको 2019 और 20 का गिवन है। लगभग ऐसा ही डिज़ाइन ऑफ पेपर आपका जो है इस साल भी रहने वाला है स्टूडेंट, यानी कि ठीक है नई सेशन में भी 2020-21 में भी आपका सेम पेपर डिज़ाइन ही रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका साइंस, 086 कोड है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको जो बोर्ड में जो थ्योरी का एग्ज़ाम होगा वो आपका मैक्सिमम मार्क्स 80 का होगा और इसका जो है 3 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, यानी कि आपका जो 20 मार्क्स है वो क्या होगा, आपका इंटरनल का जो मार्क्स है वो 20 मार्क्स आपके इंटरनल के होंगे। और इसमें देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको शो किए हुए हैं, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपके रिमेंबरिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, अप्लाइंग, देन एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएशन, देन क्रिएटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात की हुई है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो याद करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो 7 मार्क्स के होंगे, यानी कि 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, तो 7 क्वेश्चन हो गया। अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आपके 4 होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके जो है ये भी 4 होंगे, एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएशन टाइप क्वेश्चन भी आपके जो है 5 होंगे। तो इस तरह से आपके जो है 20 मार्क्स एंड 20 क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स से होंगे और 6 क्वेश्चन जो है आपके 5 मार्क्स के होंगे। तो टोटल इस तरह से आपको जो है डिवाइड करने के बाद आपका जो है 80 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका जो है बनेगा, यानी कि 80 मार्क्स आपका जो है थ्योरी का पार्ट होगा, 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, जो कि इसने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे देखिए बताया आपको ऑल क्वेश्चन वुड बी कंपलसरी, सारे के सारे आपके जो क्वेश्चन होंगे वो कंपलसरी क्वेश्चन होंगे। और इसमें से आपको जो है इंटरनल चॉइस आपको जो है 33% की आपको जो है इंटरनल चॉइस आपको दी जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो है इंटरनल मार्क्स आपके 20 होंगे। पीरियोडिक असेसमेंट आपका जो कि आपके स्कूल वगैरह में जो एग्ज़ाम होता है वो 5 मार्क्स के होंगे। मल्टीपल असेसमेंट के क्वेश्चन भी 5 मार्क्स होंगे। सब्जेक्ट नीड यानी कि प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी 5 होंगे। तो 5, 5, 5, 15 हुआ और 5 मार्क्स आपका जो है पोर्टफोलियो होगा। तो इस तरह से आपको जो है इंटरनल में 20 मार्क्स अवॉर्डेड किए जाएंगे। बट स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है किसी भी क्लास में 9th या 10th में, तो आपको जो है अपना जो 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको जो है अच्छे से अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप जो है अच्छे स्कोर आप लोग जो है ऑब्टेन कर पाओगे। साथ के साथ इसने बताया कि ऑब्टेनिंग जो आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन है उसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी आपके रहेंगे स्टूडेंट। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आपको जो है एनुअल एग्ज़ाम के लिए आपको जो है सिलेबस शो किया हुआ है। मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, ये देखिए जो यूनिट 1 है आपकी, दिस इज़ द फर्स्ट यूनिट, और ये पूरी यूनिट किसकी आपकी केमिस्ट्री की यूनिट है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड, ये आपका 20 मार्क्स का होगा। मैटर, इट्स नेचर, बिहेवियर 23 मार्क्स का। मोशन, फोर्स एंड वर्क आपका 27, यानी कि फिजिक्स सेक्शन 27 मार्क्स का। आवर इन्वायरमेंट, फूड एंड फूड प्रोडक्शन 6 एंड 4 मार्क्स रिस्पेक्टिवली होंगे। तो टोटल 80 + 20 आपका टोटल 100 मार्क्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको जो है ये चैप्टर्स आपको 9th क्लास में पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी जिस नोट्स में आपको पढ़ा रहा हूँ इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ब्लॉग से जाके आप उसको जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सिलेबस डिस्कस करने के बाद आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है, यानी कि हमारे आसपास में मैटर जो है किस तरह से एग्जिस्ट करता है और क्या क्या प्रॉपर्टी हमें उसकी पढ़नी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं, आपके जो टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट पढ़ेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या है, फिर उसमें स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, उस पार्टिकल के मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कवर करेंगे, जैसे पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव होगा, पार्टिकल ऑफ मैटर में स्पेस होगा, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे स्टूडेंट, जिसमें आपका टेम्परेचर का इफेक्ट,
प्रेशर का इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर से फ्यूज़न या मेल्टिंग हो सकता है, यहाँ पे माल्टिंग लिखा हो उसको मेल्टिंग कर लीजिएगा, इवेपरेशन हो सकता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर कौन कौन से इवेपरेशन को इफेक्ट करते हैं, और लास्ट में हम लोग सब्लिमेशन वगैरह पढ़ेंगे। साथ के साथ हम लोग प्रेशर में जब आएंगे तो वहाँ पे कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ मैटर। तो मैटर क्या है, देखिए ऑब्वियस हमें काफ़ी पता है मैटर के बारे में। तो मैटर इज़ द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इन एंड अराउंड अस इज़ मेड ऑफ डिफरेंट शेप। तो मैटर यही हमारे आसपास का यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो डिफरेंट शेप में है, तो वही क्या है, मैटर है। तो मैटर को हम सिंपली कह सकते हैं इट इज़ एनीथिंग डेट ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसका कुछ मास होता है, और अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या प्रोवाइड करता है, हमें रेजिस्टेंस जो है प्रोवाइड करता है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैटर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे जो आपको गिवन है एनसीईआरटी इस नोट्स में थोड़ा सा कम गिवन है, तो हम लोग इसको एक्स्ट्रा नोट से भी कवर कर लेते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया आपको मैटर में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो आप उसमें देख लीजिएगा नोट्स में, आपको जहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूँगा स्टूडेंट्स। तो देखिए मैंने जैसे बताया, वी नो डैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल विच साइंटिस्ट कॉल्ड मैटर। तो एयर भी एक मैटर है, फूड जो हम लोग खाते हैं वो भी मैटर है, स्टोन भी मैटर है, क्लाउड, प्लैनेट्स, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर या पार्टिकल ऑफ सैंड जो भी हमारे आसपास का है वो सब क्या है, मैटर है। तो 9th क्लास में हम लोग जो है मैटर की ओनली एंड ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। क्लास 10th में हम लोग जो है मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी को जो है पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोबारा बताया आपको, मैटर क्या है, इट इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड मैटर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एयर एक मैटर है, फूड एक मैटर है, स्टोन, क्लाउड, स्टार, वाटर, सैंड, ये सब मैटर है, लेकिन हेट, लव, स्मेल जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दे आर नॉट मैटर। यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बट उसका जो है फिजिकली हम जो है, ठीक है, टच नहीं कर सकते या उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सब आपका मैटर नहीं होगा। जैसे हेट, लव, स्मेल, ये आपका जो है स्टूडेंट मैटर नहीं होगा। फिर देखिए हमने यहाँ पे बताया आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमें जानना है कि एंशिएंट टाइम में हम लोग जो मैटर को है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड करते थे, जिसको हम लोग जो है पंच तत्व बोलते थे, जिसमें हमारा एयर, वाटर, अर्थ, स्काई और फायर जो है इस चीज़ से हमारी हर चीज़ बनी होती थी। तो उसको जो है 5 बेसिक एलिमेंट में हम डिवाइड करते थे। बट मॉडर्न टाइम में हमने जो है मैटर को डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे अगर हम बात करें तो हमने उसको डिवाइड किया है सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट में, ठीक है, पार्टिकल अरेंजमेंट या फिजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हमने मैटर को इस तरह से डिवाइड किया। जबकि हमने केमिकल प्रॉपर्टी में उसको एलिमेंट में, कंपाउंड में, मिक्सचर वगैरह में हमने जो है डिवाइड किया है। ये सब हमने जो है इसका केमिकल नेचर के बिहाफ पे स्टूडेंट डिवाइड किया है। तो देखिए मॉडर्न टाइम में जो है हम जो पढ़ रहे हैं मैटर को, वो किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये रहेगा। बाकी मैंने बताया 9th क्लास में हम लोग ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि मैटर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसको हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने डिस्कस किया है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है आपका, वो देखिए, चेंजेस दैट टेक प्लेस ओनली इन प्रॉपर्टी, जैसे कलर में चेंज आना, फिजिकल स्टेट में चेंज आना, डेंसिटी में चेंज आना, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आना, क्या होगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, चेंजेस दूज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस बाय चेंजिंग मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, यानी कि वो चेंज जिनके अंदर जो है हमेशा एक नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होगा ताकि उसमें जो है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हो जाए। तो आपको पता होगा फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, हमारे टेम्प्रोरी चेंजेस होते हैं, जबकि जो केमिकल चेंजेस होते हैं दे आर परमानेंट चेंजेस होते हैं। ओरिजिनल सब्सटेंस को हम फिजिकल चेंजेस में जो है ईजिली रिवर्स बैक कर सकते हैं, यानी कि उसको दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं, बट ओरिजिनल सब्सटेंस को हम केमिकल प्रॉपर्टी में दोबारा से नहीं प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट। इसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस जो होती है वो फिजिकल स्टेट में यानी कि चेंज नहीं होती, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी जब होगी यानी कि केमिकल चेंजेस जब हो गए तो न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी आर फॉर्म, यानी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, चेंज हो जाएगी। तो ये आपको जो है ठीक है इंपॉर्टेंट है और आपको जो है ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया किस तरह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वर्क करेंगी। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जो है वो फिजिकली कैसा है। तो देखिए हमें पता है, ठीक है, बाय स्टडिंग द फिजिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर वी कैन सी दैट मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। मैटर किसका बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, और हमें ये पता होना चाहिए कि ये पार्टिकल ऑफ मैटर जो है काफ़ी छोटे होते हैं, इवन इतने छोटे होते हैं कि हमारी जो है बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन से भी छोटे हो सकते हैं, यानी कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं इतने छोटे ये हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर और स्टेट ऑफ मैटर हम लोग जो अपने नोट्स में से इसको कवर कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो जैसे मैंने बताया मैटर किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का बना हुआ है, और ये पार्टिकल जो है काफ़ी स्मॉल है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल ऑफ मैटर की, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि वे हमेशा मूव करते हैं, चाहे वो आपका सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड मटेरियल हो, चाहे वो गैस मटेरियल हो। और उसमें क्या होता है, जब वो मूव करेंगे तो हमें पता है कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है दैट इज़ दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी, और जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है उसके बढ़ने से पार्टिकल्स की जो मोशन है वो हमेशा बढ़ेगी। इसी तरीके से पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर में हमेशा स्पेस होगा। स्पेस का यूज़ करके हम लोग चाय बना सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं, लेमोनेड यानी कि नींबू पानी वगैरह बना सकते हैं, जिसमें पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर टाइप ऑफ मैटर। तो दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। तो पार्टिकल ऑफ मैटर में हमेशा कुछ ना कुछ स्पेस होगा। यहाँ पे देखिए आपको एक पार्टिकल ऑफ मैटर की मैग्नीफाई इमेज मिलियंस ऑफ टाइम शो की हुई है, जिसमें आपको वाटर की इमेज शो की है, उसमें हमने सोल्ट ऐड किया। तो सोल्ट जो स्पेस है पार्टिकल ऑफ मैटर में उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, और आपका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा, जिसमें आपका वाटर एंड सॉल्ट है। तो यहाँ शो किया व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गो इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ वाटर, और इस तरह से आपका जो मटेरियल है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। इसी तरीके से पार्टिकल ऑफ मैटर की हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जिसमें पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं, व्हेन वी ओपन ए वाटर टैप ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद आवर फिंगर्स वी कैन डू दिस। तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन टुगेदर। इसका मतलब पार्टिकल ऑफ वाटर जो है वो एक दूसरे को होल्ड कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और आपको ये भी याद रखनी है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्टूडेंट सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम होगी, और गैसेस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा अभी एक डायग्राम के थ्रू भी हम इसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया है दोबारा, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मिनिमम इन सॉलिड। तो देखिए जैसे बताया मैंने, पार्टिकल के बीच में स्पेस और काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में कम है, लिक्विड में एडेक्वेट है यानी कि अप्रोप्रिएट है, और मैक्सिमम आपकी जो है गैसेस के अंदर है। इसी तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल में सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, थोड़ा इंटरमीडिएट आपका लिक्विड में है, और वीकेस्ट आपका जो है गैसेस के फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन दोबारा से मैंने बताया, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल आपकी सॉलिड में मिनिमम होगी, गैसेस में ज़्यादा, लिक्विड में ज़्यादा होगी, गैसेस में मैक्सिमम होगी। यहाँ पे देखिए एक प्लेट का डायग्राम आपको दिखाया है, उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को हमने शो किया है। यहाँ पे देखिए पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो सबसे कम है, जो रेड कलर से शो किया हुआ है वो आपको पार्टिकल की मूवमेंट को शो किया हुआ है स्टूडेंट। इसी तरीके से लिक्विड में देखिए पार्टिकल की मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है, पार्टिकल का जो मोशन है वो भी थोड़ी सी बढ़ी हुई है, यानी कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट भी थोड़ा सा चेंजेस है, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है। इसी तरीके से गैस में देखिए पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी अप्लाई करेंगे, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स उनकी जो है काफ़ी कम हो जाएगी, यानी कि फोर्स बिटवीन मोलिक्यूल्स काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो किया हुआ है 3 स्टेट ऑफ मैटर, द मोशन ऑफ पार्टिकल कैन बी सीन एंड कंपेयर इन द 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो आप इसको जरूर एक बार एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो पिक्चर डायग्राम के थ्रू आप उसको समझाइएगा। फिर से इसने बताया सॉलिड के अंदर देखिए वेल अरेंज है पार्टिकल्स, लिक्विड में थोड़ा सा जो है पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं, यानी कि दूर दूर है, डिस्टॉर्टेड है, जबकि गैस में तो पार्टिकल्स के बीच में कोई भी अरेंजमेंट ही नहीं है, यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। चलिए स्टूडेंट तो डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। तो देखिए जनरली हमें पता है द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है, बट इस चैप्टर में आपको 2 स्टेट ऑफ मैटर हम लोग और पढ़ाएंगे, जिसमें आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा स्टेट भी आपको जो है पढ़ाया जाएगा। वो हम लोग चैप्टर के एंड में इसको पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें जब फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आपका जो है होता है। तो जहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया हुआ है
यहाँ पे बताया आपको जो है बोन और टिश्यू वगैरह जो होते हैं हमारे वो सॉलिड होते हैं, ब्लड और वाटर वगैरह जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो लिक्विड फॉर्म में, एयर जो हमारे लंग्स वगैरह में प्रेजेंट है या वाटर हमारी बॉडी में 70% जो है वाटर होता है। तो इस तरह से हम जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट का यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन हमने किया है। तो देखिए सॉलिड स्टेट के हम लोग करेक्टरिस्टिक्स को एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग जो है एक्स्ट्रा भी इसमें जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले सॉलिड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है, सॉलिड में जो है डेफिनेट शेप होती है, साथ के साथ सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, सॉलिड में डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, सॉलिड के अंदर रिजिडिटी होती है यानी कि वो कठोर होते हैं, और इनकम्प्रेसिबिलिटी भी जो है सॉलिड की स्टेट में होती है यानी कि हम उसको जो है कंप्रेस नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारी जो आपकी प्रॉपर्टी है सॉलिड स्टेट की। बाकी आप इसको देखिए, जब मैं एक्स्ट्रा में बताऊंगा वहाँ से इसको कवर कर लेंगे। कुछ हम लोग सॉलिड के एक्सेप्शनल एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे रबर बैंड होता है उसको हम सॉलिड कहेंगे, लेकिन रबर बैंड तो अपनी शेप चेंज कर सकता है, जबकि मैंने बताया सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है, क्योंकि जब हम उसमें कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो है वो अपना शेप चेंज कर लेगा, लेकिन जैसे हम फोर्स को रिमूव करेंगे वो अपनी फोर्स को जो है रिगेन कर लेगा। तो इस तरह से रबर बैंड भी क्या होगा स्टूडेंट, आपका सॉलिड होगा। अगर हम एक्सेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं तो ब्रेक भी हो सकता है। इसी तरीके से सॉलिड की फिक्स वॉल्यूम और रिजिड शेप होता है, ठीक है, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की सॉलिड में वो कम होती है, देयरफॉर सॉलिड में फिक्स शेप और रिजिड शेप उसकी जो है होती है। इसी तरीके से स्टूडेंट हम लोग जो स्पंज होती है उसको भी जो है कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि मैंने अभी आपको बताया सॉलिड जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्यों इसको कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें एयर जो है फिल हो सकती है, और जब उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो जो एयर है वो आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ निकल जाएगी और हम स्पंज को जो है कंप्रेस कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम फोर्स को हटाएंगे दोबारा से वो अपनी शेप को रीगेन कर लेगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो स्पंज है वो भी एक सॉलिड ही है। इसी तरीके से सोल्ट एंड शुगर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस, मतलब जिस भी कंटेनर में उसको रखेंगे उसी की वो शेप को, ठीक है, बना लेगा यानी कि उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो शेप ऑफ क्रिस्टल है बट वो तो आपकी चेंज नहीं होगी। तो ये भी आपका जो है सॉलिड होगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए, अगर हमने सोल्ट लिया है उसको एक बड़े कंटेनर में डाला है तो वो उसी कंटेनर में फिल हो जाएगा, जबकि छोटे कंटेनर में ऐड करेंगे तो उसी की शेप वो एक्वायर कर लेगा, बट उसके जो पार्टिकल्स की जो शेप है, जो क्रिस्टल की जो शेप है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी जो है आपका सॉलिड है स्टूडेंट, और यहाँ से जो है आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है स्टूडेंट। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे स्टूडेंट लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखिए। तो लिक्विड्स में होता है दे आर हैव फ्लूडिटी, यानी कि लिक्विड्स क्या होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, यानी कि दे आर नॉट रिजिड। इसी तरीके से लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी होती है बट लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी कि उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। इसको आप सिंपली जो है सिरिंज में वाटर लेके उसका नोजल को ऑफ करके सामने की तरफ से वहाँ पे आप लिक्विड को हल्का सा कंप्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो लिक्विड होता है उसमें कोई भी डेफिनेट शेप और बाउंड्री नहीं होती है, जिस भी वेसल में हम उसको रखते हैं उसी की शेप वो एक्वायर करेगा। इसी तरीके से लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम आपकी होती है। और यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स बताएं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ लिक्विड कीप इट्स वॉल्यूम सेम, वो उसकी वॉल्यूम को सेम रखेगा। लिक्विड आर सब्सटेंसेस हैविंग फिक्स और डेफिनेट वॉल्यूम होती है इसमें, बट कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर, तो जिस भी कंटेनर में उसको रखेंगे उसी की वो शेप को एक्वायर कर लेगा। जो गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर से वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं। हम लोग अभी डिफ्यूजन का टॉपिक पढ़ेंगे। तो डिफ्यूज़ करने की वजह से वाटर में वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो इस डिफ्यूज़न की वजह से ही जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, वो जो है सर्वाइव कर सकते हैं वाटर के अंदर। अगर आपका डिफ्यूजन जो है वो नहीं होगा तो वाटर के अंदर कोई भी गैसेस डिजोल्व नहीं होगी। साथ के साथ आपको मैं अभी ये भी बताऊंगा कि डिफ्यूजन जो होता है वो लिक्विड में ज़्यादा होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है, और गैसेस के अंदर जो डिफ्यूजन है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो डिफ्यूजन को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए जितनी भी गैसेज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज होती है, वाटर के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, ठीक है, वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से गैस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो गैस की देखिए प्रॉपर्टी क्या है, इसमें भी फ्लूडिटी होती है, यानी कि ये फ्लो करती है। हाई कंप्रेसिबिलिटी स्टूडेंट गैस की होती है। हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से ही हम गैस को जो है कंप्रेस कर पाते हैं। इसी तरीके से इसमें कोई भी डेफिनेट बाउंड्री भी नहीं होती है, कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती है, और कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे पार्टिकल इन ए गैस
फ्री होते हैं मूव करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में, वो फ्लो कर सकते हैं, और जो भी कंटेनर उस पर वो प्रेशर भी अप्लाई करेंगे। गैसेस आर सब्सटेंस दैट डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम, यानी कि जितना भी उसमें स्पेस अवेलेबल होगा उसको जो है वो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से प्रेशर ऑफ ए गैस इज द फोर्स अप्लाई ऑन द वॉल वेसल ऑफ द कंटेनर। इरेगुलर मूविंग पार्टिकल्स यहाँ पे होते हैं, यानी कि उनमें कैसी मोशन होती है, इरेगुलर मोशन होती है, जिसको हम लोग कई बार जो है ब्राउनियन मोशन भी कई बार हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं। तो देखिए मैंने जैसा यहाँ पे आपको बताया था, पार्टिकल्स में जो वेल अरेंज पार्टिकल्स नहीं है उसमें आपकी जो मोशन है वो इधर उधर आपकी होती रहेगी, तो पूरे कंटेनर पे ही ये जो है आपका फोर्स अप्लाई करेगा। इस तरह से आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पूरे कंटेनर पे ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। पार्टिकल की जो मोशन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में आपकी है, जबकि यहाँ पे जो वेल अरेंज पार्टिकल्स आपके स्टूडेंट है। इसी तरीके से देखिए गैस को कंप्रेस करने से हम लोग जो है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ गैसेस हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ CNG LPG वगैरह, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो इसकी एक बार मैं आपको फुल फॉर्म वगैरह भी यहाँ पे आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LPG, यानी कि LPG का फुल फॉर्म क्या है, तो LPG की फुल फॉर्म लिखेंगे आज आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया LPG का। इसी तरीके से आपका CNG के फुल फॉर्म पूछेगा कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस। ये सारी की सारी आपकी जो है, ठीक है, गैस स्टेट को जब हम कंप्रेस करेंगे तब ये बनेगी कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। इसी तरीके से आपका गैसेज में पूछ सकता है PNG पंप नेचुरल गैस, यानी कि PUMPD पंप्ड नेचुरल गैस आपका जो है इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपका कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए तो हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस की जो स्टेट है, उसमें हम लोग जो है इनमें जो है डिफरेंस वगैरह भी हम लोग स्टूडेंट। अब तो देखिए स्टूडेंट, डिफरेंस पढ़ने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी आप लोगों को पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस को हम लोग जो है जनरली डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम सिंपली कह सकते हैं मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मास के आपको पता है ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है और वॉल्यूम की ऐसा यूनिट मीटर की पावर क्यूब होती है। तो हम कह सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आपकी ऐसा यूनिट है किसकी, डेंसिटी की, ठीक है। ये भी यूनिट भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसके साथ साथ हमको जो है अब डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। साथ के साथ एक पॉइंट हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, जो भी मैंने आपको बताया डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन आपका द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस ऑन देयर ओन, यानी कि वो, ठीक है, जब कोई 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जो है अपने आप मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। तो इट इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आपको ये पता होना चाहिए जो आपका डिफ्यूजन है वो टेम्परेचर के बढ़ने से हमेशा जो है इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी याद रखना है जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन का रेट जो होता है वो आपका सॉलिड के अंदर सबसे कम डिफ्यूजन होता है, यानी कि सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन का रेट सबसे कम होगा। ये देखिए SOLID, सॉलिड से ज़्यादा डिफ्यूजन का रेट किस में होगा, लिक्विड के अंदर होगा। लिक्विड से ज़्यादा डिफ्यूजन का रेट किस में होगा, गैस में। तो इस तरह से आपका जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन हमेशा गैसेस में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में कम और सॉलिड में सबसे कम, ठीक है। इसी आपने देखा होगा कई बार, अगर मान लीजिए, ठीक है, कई बार हमारे घरों में अगर जो हम लोग LPG यूज़ कर रहे हैं अगर वो गलती से कहीं पे लीकेज है तो बहुत जल्दी जो है आपको उसकी स्मेल आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है एयर के अंदर उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल है, अरोमा पार्टिकल है, वो मिक्स हो जाएंगे और आपके नोस्ट्रिल तक स्मेल आ जाएगी। इसी तरीके से रसोई में अगर कुछ खाना वगैरह बन रहा हो, ठीक है, तो दूर से ही आप जो है उसकी, ठीक है, स्मेल के थ्रू पहचान सकते हो कि रसोई में क्या चीज़ बन रही है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कई बार जो है परफ्यूम वगैरह हम लोग जब, या कोई परफ्यूम वगैरह हम लोग छिड़कते हैं या धूप बत्ती वगैरह हम लोग जब कमरे में बंद करते जलाते हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है जल्दी से जो है वहाँ पे उसकी खुशबू आने लग जाएगी। तो ये भी किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। तो डिफ्यूजन इज़ नथिंग बट इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस ऑन देयर ओन। बाकी मैंने आपको बताया किस तरह से रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करेगा। तो हमेशा सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड में, लिक्विड से ज़्यादा गैस में आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन रहेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग जो है डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन सॉलिड लिक्विड
और गैसेज स्टेट में। तो देखिए सबसे पहले ठीक है हम लोग कुछ प्रॉपर्टी बात करते हैं, रिजिडिटी, शेप, फ्लूइडिटी एंड फिलिंग द कंटेनर। साथ के साथ हम कंप्रेसिबिलिटी, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी और स्पेस बिटवीन पार्टिकल के बेसिस पे जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिवाइड करेंगे। तो देखिए आपको जनरली पता है सॉलिड क्या होता है, रिजिड। रिजिड मतलब मैंने अभी बताया दे आर हार्ड, कठोर होते हैं। लिक्विड्स जो होते हैं दे आर नॉट रिजिड, ये हमेशा रिजिड नहीं होते हैं। गैसेज जो होती हैं दे आर नॉट एट ऑल रिजिड, ये भी रिजिड नहीं होती है। शेप जो होता है जैसे मैंने बताया अभी, सॉलिड में फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर एंड देयर वॉल्यूम इज फिक्स। इसी तरीके से गैसेज में नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम। फ्लूइडिटी, सॉलिड जनरली फ्लो नहीं करते हैं और आपका लिक्विड जनरली स्लिपरी होते हैं, ये फ्लो कर जाते हैं। गैसेज भी आपकी फ्लो कर जाती है। फिलिंग द कंटेनर में देखते हैं, दे कैन बी केप्ट इन एनी कंटेनर एज देयर वॉल्यूम इज फिक्स। तो सॉलिड में हम जनरली किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं, उनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर एज देयर वॉल्यूम इज फिक्स। तो लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसकी जो है वो ठीक है कंटेनर के जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, इसी तरीके से गैस को जिस भी कंटेनर में हम रखेंगे होल स्पेस को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा, बट उसकी वॉल्यूम वगैरह जो है वो फिक्स नहीं होती है। तो सॉलिड को हम जनरली जो है कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि मैंने कुछ एक्सेप्शन अब आपको बता दिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, जो स्पंज वगैरह होती है हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से लिक्विड कैन बी कंप्रेस बट ए लिटिल एक्सटेंड, यानी कि थोड़ा सा उसको कंप्रेस हम कर सकते हैं। जबकि जो गैसेस है दे कैन बी हाईली कंप्रेस, जैसे एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी स्टूडेंट। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी, दे डू नॉट पोसेस मच काइनेटिक एनर्जी, दे पोसेस सम काइनेटिक एनर्जी। और गैसेस में जो है हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। बट स्टूडेंट लिक्विड के अंदर भी सॉलिड के अंदर भी कुछ क्वांटिटी में हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, सॉलिड ऑल्सो हैव सम काइनेटिक एनर्जी बट बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी तरीके से डेंसिटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मास पर यूनिट वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो सॉलिड में हाई डेंसिटी होगी, लिक्विड में लोअर डेंसिटी होगी और गैसेस में सबसे कम डेंसिटी होगी, यानी कि नेग्लिजिबल डेंसिटी होगी। इसी तरीके से स्पेस बिटवीन पार्टिकल, जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो सॉलिड के अंदर बहुत कम होंगे और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी जो है मैक्सिमम होगी। इसी तरीके से इंटर पार्टिकल स्पेस लिक्विड के अंदर ज़्यादा होगा सॉलिड से, जबकि इनकी जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सॉलिड से कम हो जाएगी। इसी तरीके से इंटर पार्टिकल स्पेस आपका मैक्सिमम होगा गैसेस के अंदर, जबकि इंटर पार्टिकल जो स्पेस अट्रैक्शन है स्टूडेंट वो आपकी सबसे कम हो जाएगी स्टूडेंट। तो होपफुली स्टूडेंट आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आपका चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, तो मतलब किस तरह से मैटर की जो है फिजिकल स्टेट को हम लोग चेंज कर पाएंगे, या फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए हमें जो है किस तरह से हम टेम्परेचर को वेरी कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रेशर को वेरी कर सकते हैं, ये सब हम जो है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग, चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन बाय टू वेज, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हमने जो है आइस ली है, ये देखिए कैलोरीमीटर लिया है, कैलोरीमीटर में हमने आइस लिया है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यानी कि आइस को मेल्ट करके हमने वाटर बनाया और उसका जो है टेम्परेचर वहाँ पे यानी कि थर्मोमीटर का यूज़ करके हमने जो है मेजर किया है। इसी तरीके से हमने वाटर लिया है और वाटर को हीट करके हमने जो है उसको वेपराइज कर दिया है और उसका जो टेम्परेचर है वो हमने थर्मोमीटर का यूज़ करके जो है कैलकुलेट किया है। तो जब हम देखें किसी भी सब्सटेंस को हमें पता है कि हर जो पार्टिकल होता है उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि उसके मूव करने से क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, फिर लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अपने नोट्स में देखिए यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हमने बताया व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज होगी। दिस इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी हेल्प टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वाइब्रेशन, यानी कि पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की स्पीड बढ़ेगी या मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल बढ़ जाएगा। दस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल डिक्रीज होगा एंड द स्पेस बिटवीन पार्टिकल भी वहाँ पे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सॉलिड मेल्ट होगा, वो चेंज हो जाएगा आपका लिक्विड में, और लिक्विड फाइनली अगर मेल्ट होता है तो वो गैस में फॉर्म हो जाएगा। तो ड्यूरिंग हीटिंग हम लोग अभी पढ़ेंगे, जैसा कि वहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं। जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो कुछ समय जो है स्टूडेंट हमेशा जो है कांस्टेंट बना रहेगा। तो वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ड्यूरिंग द हीटिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम
फॉर सम टाइम बिकॉज द हिडन हीट या लेटेंट हीट की वजह से ऐसा होगा। अब हिडन हीट क्या होती है, तो देखिए ये वो हीट होती है जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में हेल्प करती है बिना उसका टेम्परेचर सिस्टम का चेंज किए बिना। उसको हम लोग जनरली कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, तो हम आगे बताएंगे इसमें लेटेंट हीट जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि बिना टेम्परेचर को चेंज किए बिना भी उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे आपका आइस है, तो आइस नॉर्मली मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है। ये देखिए जैसे इस सिस्टम को हमने हीट किया है तो आइस का नॉर्मल टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना होगा, 0 होगा। जैसे जैसे हम इसको हीट करेंगे तो हम देखेंगे थर्मोमीटर में कोई भी रीडिंग में चेंज नहीं हो रहा है, बट ये पूरा का पूरा जो कंटेनर है उसका टेम्परेचर 0 है और पूरी आइस पिघल के आपका जो है वाटर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर हमने वाटर लिया और वाटर को मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे अभी वाटर है, बॉइल्ड वाटर है ये, ठीक है, और उसको हम लोग हीट कर रहे हैं तो एक समय आने पे उसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि 100 डिग्री में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सिस्टम का टेम्परेचर नहीं रेज होगा, जबकि उसकी स्टेट जो है वहाँ से चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट मैंने बताया, दोबारा बता रहा हूँ, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, यानी कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रेज नहीं हुआ है बट स्टिल जो है वो जो है उसकी स्टेट को उसने जो है चेंज कर दिया है स्टूडेंट। इसी तरीके से हम लोग हीट पढ़ेंगे तो हीट में आपको बताएंगे ऐसा यूनिट जो होती है टेम्परेचर की वो केल्विन होती है। जैसे कि हम लोग बताएंगे 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन होता है। अपने कन्वेंस के लिए हम लोग जो है इसको 0 डिग्री सेल्सियस को 273 राउंड ऑफ वैल्यू में हम लोग जो है मान लेते हैं स्टूडेंट। इसी तरीके से जब मैं मेल्टिंग पॉइंट आपको बताऊंगा तो मेल्टिंग पॉइंट में बताऊंगा, मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड का वो इंडिकेशन है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वहाँ पे शो करेगा स्टूडेंट। तो चलिए इसको अपने नोट से हम लोग जो है एक बार कवर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे डायग्राम में आपको दिखाया, मैंने जब अभी बताया कि कैलोरीमीटर लिया हमने, टेम्परेचर वहाँ पे नोट किया है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड मेल्ट होगा और मेल्ट से वो लिक्विड फॉर्म होगा किस पे, एटमॉस्फेरिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप एग्जाम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिखते हैं तो आपका जो है मार्क्स में वहाँ पे कट सकता है। इसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जैसे आप लोगों को पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन आप इसको कह सकते हो, ये होता है। ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आइस नहीं रेज होगा, डज नॉट राइज इवन द हीट इज़ बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली, हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि उसमें वो जो हीट है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आपकी कन्वर्ट हो रही है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगी पार्टिकल्स की। तो स्टिल 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पार्टिकल में जो है ज़्यादा एनर्जी होगी देन द एनर्जी ऑफ द आइस पार्टिकल, क्योंकि उसने अपनी जो लेटेंट हीट है उसको वहाँ पे जो है एब्जॉर्ब कर लिया उतनी हीट को। तो 0 डिग्री पे वाटर हो और 0 डिग्री पे ही आइस हो तो किस में ज़्यादा एनर्जी होगी, आइस के अंदर कम एनर्जी होगी, वाटर के अंदर आपकी जो है ज़्यादा एनर्जी होगी। वो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट। इसी तरीके से जब हम वाटर को हीट कर रहे होंगे तो वहाँ पे फ्यूज़न हमारा जो है ऑब्टेन होगा, तो वहाँ पे हमारा बनेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू, देखिए स्टूडेंट अब हम लोग डिस्कस करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब हम वाटर को जो है गर्म करेंगे, वाटर जो है गर्म होकर आपका जो है वेपराइज फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी कि वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हमने 1 kg सब्सटेंस को दी है और वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ है अपने मेल्टिंग पॉइंट पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसी तरीके से आपका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स, यानी कि लिक्विड ने, ठीक है, वेपर फॉर्म कर लिया एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 373 केल्विन, यानी कि 100 सेल्सियस प्लस 273 आप कर दीजिए तो 373 केल्विन आपका आ जाएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बाद आपका आएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया होगा, वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड बॉइल होता है, वेपर फॉर्म करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम लोग जो है बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस स्टेट, ये कहाँ पे होगा स्टूडेंट, आपका बॉइलिंग पॉइंट पे होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि आपका जो फ्यूजन होता है वो मेल्टिंग पॉइंट पे होता है और आपका जो वेपराइजेशन है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। तो ड्यूरिंग बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द वाटर नहीं राइज होगा, जैसे अभी बताया, इवन हम लोग कंटिन्यूस उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं बिकॉज एज दिस हीट ऑफ वेपराइजेशन इज यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, को जो है वो ओवरकम करने में यूज़ हो जाएगा स्टूडेंट। इसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एनर्जी ऑफ द वाटर वेपर्स में ज़्यादा होगी। एट 100 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर वेपर इज मच मोर देन
एनर्जी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लीजिए पानी नॉर्मल आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे है और वाटर वेपर्स के फॉर्म में 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो जो वेपर्स होंगे उसमें 100 डिग्री पे ज़्यादा आपकी एनर्जी होगी। सो वी कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग टेम्परेचर स्टूडेंट। तो इस तरह से हम जो है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है तो उसको अगर हम हीट करेंगे स्टूडेंट तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड से अगर हम हीट करते हैं उसको तो वो जो है गैसियस फॉर्म में आपका जो है कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम उसको गैस को अगर दोबारा से कूल करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आएगी। लिक्विड से फिर कूल कर रहे हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में आपका आ सकता है। जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल आपका जो है ड्राई आइस हो सकता है। तो वाटर में पता है तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड फॉर्म में है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस यानी कि सॉलिड फॉर्म में है, 100 डिग्री पे वाटर जो है गैस या स्टीम फॉर्म में होता है। तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट में अपने मोलिकुलर अरेंजमेंट को शो कर सकता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जैसा भी हमने बताया, मान लीजिए कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, देन वो किस में कन्वर्ट होगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। अगर हम कंटिन्यूसली उसको अगर हम हीट कर रहे हैं, यानी कि हीट करने से कोई भी जो सब्सटेंस है वो पहले आपका जो है सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से फिर आपका जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। इस तरह से आपका जो है कोई भी सब्सटेंस अपना जो ठीक है स्टेट है उसको जो है चेंज करेगा। बट हम लोग जो है सब्लिमेशन के अंदर जो है किसी भी सब्सटेंस को डायरेक्ट आपका सॉलिड से जो है आपका वेपराइज फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन। तो देखिए सब्लिमेशन क्या है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट। मतलब बिना लिक्विड स्टेट में आए बिना हमने सॉलिड को डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया और गैस को डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। यानी कि वो चेंज जिसमें सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो और वेपर से डायरेक्ट हम सॉलिड फॉर्म करें बिना लिक्विड स्टेट में आए बिना, उसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। तो देखिए सब्लिमेशन का काफ़ी एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। जैसे यहाँ पे गिवन है, व्हेन ए कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड हीटेड इन ए चाइना डिश कवर विद इन्वर्टेड फनल, और या आप उसमें कॉटन प्लग भी यूज़ कर सकते हैं। और अपर एंड पे उसका जो वेपर फॉर्म होगा वो कन्वर्ट होगा आपका सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में, कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड इनर वॉल से वहाँ पे जाके वो चिपक जाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए आपको दिखाया हुआ है, ये बर्नर स्टैंड आपका, ये वायर गेज हमने यूज़ किया। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ NH4Cl और NaCl हमने यूज़ किया। जब हम इसको हीट करेंगे तो NaCl जो है वो ठीक है यहीं पे रहेगा और आपका NH4Cl जो है वो सब्लिमेटेड सब्सटेंस है, तो वो हीट होने के बाद जो है ऊपर की तरफ रेज करेगा। ऊपर हमने कॉटन प्लग लगाया ताकि वो बाहर ना निकले, और यहाँ पे मान लीजिए उसको टेम्परेचर कम मिल रहा है तो यहाँ पे जाके वो पूरा चिपक जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड जो है सब्लिमेशन मेथड से आपका अलग हो जाएगा। इसी तरीके से जो है हम अदर सब्लिमेटेड सब्सटेंस, जैसे हमने अभी बताया अमोनियम क्लोराइड, देखिए आपका अदर सब्लिमेटेड सब्सटेंस में आपका जो है कैम्फर हो सकता है, ओडोनिल हो सकता है, नेफ्थलीन बोल हो सकती है, या ड्राई सॉलिड ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या जिसको हम लोग जो है ड्राई आइस भी कहते हैं, वो भी आपके जो है अदर सब्लिमेटेड सब्सटेंसेस हैं, जिसको हम लोग चैप्टर 2 में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो इस तरह से आपका जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखिए अगर हम मान लीजिए किसी भी गैस को अगर हम सिलेंडर में लें उसको और उसको जो है कंप्रेस करें, तो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल स्टार्टिंग में क्या होगा, ज़्यादा होगा। धीरे धीरे जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो वो डिस्टेंस आपका जो है रिड्यूस होगा और फाइनली जो गैस है वो लिक्विफाई हो सकती है एट लोअरिंग टेम्परेचर। यानी कि हमें उस पर प्रेशर एक्सर्ट करना है, प्रेशर बढ़ाना है, जबकि उसका टेम्परेचर क्या है घटाना है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए कोई भी गैस यहाँ पे शो की हुई है, उसको हमने जो है कंप्रेस किया तो वो पहले ठीक है उसका स्टेट में चेंज आना स्टार्ट होगा, वो लिक्विफाई भी हो सकती है। अगर हम पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा पास ले आए तो वो सोलिडिफाइड भी हो सकती है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से यहाँ पे बताया, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल ऑफ गैस कैन बी ब्रॉट टुगेदर। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज चेंज इनटू carbon dioxide gas directly without changing into liquid when pressure is reduced to 1 atmospheric pressure। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग जो है डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को 1 एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर रिड्यूस करके डायरेक्ट ड्राई आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड और गैस जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे चेंज होगी। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर हम कोई भी सब्सटेंस ले उसको जो है प्रेशर के अगर हम उसको हीट करते हैं तो पहले आएगा सॉलिड टू लिक्विड, तो मेल्ट हो जाएगा आपका। इसी तरीके से लिक्विड टू गैस अगर वो होता है तो इवेपोरेशन होगा, ठीक है। अगर वो आपका गैस टू सॉलिड आ रहा है तो भी सब्लिमेशन होगा, और सॉलिड टू गैस तो भी सब्लिमेशन होगा। इसी तरीके से अगर वो लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है तो फ्रीजिंग होगा,
और आपका अगर वो गैस टू लिक्विड हो रहा है तो कंडेंसेशन होगा, जिसमें भी आपका जो है रेन एक अच्छा एग्जांपल है, जिसमें आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर या आपका जो है, ठीक है, बादलों के अंदर वो रहते हैं, तो कंडेंसेशन से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तभी आपका रेन वगैरह जो है स्टार्ट होता है। तो इसको एक बार थोड़ा हम एक्स्ट्रा टॉपिक में से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोबारा बताया, द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस कैन ऑल्सो चेंज बाय चेंजिंग प्रेशर। इंक्रीज इन प्रेशर ब्रिंग द पार्टिकल क्लोजर, इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल विच ब्रिंग अबाउट चेंज। फॉर एग्जांपल हाई प्रेशर अप्लाई करने से एक गैस को हम लोग जो है टेम्परेचर को रिड्यूस करके लिक्विफाइड हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिस्टन और सिलेंडर के थ्रू सेम चीज़ आपको समझाइए, जिसमें बताया बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्रोड क्लोज टुगेदर। इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे दोबारा बताया आपको, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, देन लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, और सॉलिड से गैस को हम लोग सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, या गैस से सॉलिड को जनरली हम लोग सब्लिमेशन ही कह सकते हैं, बट आजकल इसके लिए एक नया टर्म यूज़ हो रहा है, डिपोजिशन। तो गैस से सॉलिड के हम लोग डिपोजिशन भी कह सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बताया जो एसआई यूनिट होती है, जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। जो किसी भी गैस पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको हम लोग एटीएम या एटमॉस्फेयर में चेंज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एसआई यूनिट जो प्रेशर की होती है स्टूडेंट, वो पास्कल होती है, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेयर 1.01 इंटू में 10⁵ पास्कल होता है। तो द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम उसको बोलते हैं, यानी कि एयर का जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, या द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज एटमॉस्फेयर प्रेशर। द एटमॉस्फेयर प्रेशर एट द सी लेवल जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, जिसको हम लोग जो है NAP या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर NTP भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे मैंने आपको बताया ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है स्टूडेंट, जो कि गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करते हैं, स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म होती है जब हम डिक्रीज करते हैं प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक से कम, तो ये दोबारा कन्वर्ट होती है गैसेस फॉर्म में, जो कि बिना लिक्विड स्टेट में जाए बिना कन्वर्ट होती है। इसलिए कई बार हम इसको जो है सब्लिमेटिव सब्सटेंस या ड्राई आइस भी बोलते हैं स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन को हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस अभी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म से अगर हमें उसको कन्वर्ट करना है गैसियस फॉर्म में, यानी कि उसको अगर हमें गैस फॉर्म में लेके जाना है तो हमें उसको जो है बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। बट एक ऐसा भी प्रोसेस है जिससे हम जो है किसी भी सब्सटेंस को बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट के बिना, रीच के बिना उसको जो है वेपराइज कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो वो प्रोसेस जिससे एक लिक्विड सब्सटेंस जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा किसी टेम्परेचर पे, जो वो टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, तो उसको हम लोग जनरली जो है इवेपोरेशन कहेंगे। इवेपोरेशन में मान लीजिए कोई आपका जो है लिक्विड सब्सटेंस है, उसमें जो पार्टिकल्स है आपको पता है वो हमेशा जो है उनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि वे हमेशा जो है मूव करते रहते हैं। तो जो अपर मोस्ट पार्टिकल होंगे, यानी कि जो लेयर्स में सबसे ऊपर जो पार्टिकल होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, तो ये कुछ पार्टिकल जो है कुछ एनर्जी आपकी जो है गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करने से अपनी पोजीशन को जो है जल्दी जो है लीव कर देंगे और यहाँ से इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे शो करके यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरह से आपका जो है इवेपोरेशन फिनोमिना हो रहा है, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले उसको इवेपोरेशन कहेंगे। पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड में ज़्यादा हायर एनर्जी होगी देन अदर, सो दे ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड स्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द फॉर्म वेपर के फॉर्म में वो वहाँ से स्केप हो जाएंगे। स्टूडेंट तो ये पूरी आपकी डेफिनेशन हुई इवेपोरेशन के। अब देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इवेपोरेशन को जो है इफेक्ट करते हैं। जैसे अभी बताया इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड होगी? एक्सपोज सरफेस एरिया पे। जैसे आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर हमें कपड़े कोई भी सुखाने हैं तो हम जो है उसका सरफेस एरिया जो है बढ़ा देंगे। इसी तरीके से मान लीजिए आपने कोई कंटेनर लिया है, एक ग्लास लिया है, और आपने जो है एक कोई, ठीक है, ब्रॉड माउथ का कोई कंटेनर लिया है, तो किस में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा? जो ब्रॉड माउथ का जो कंटेनर है उसमें आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो वही बताए
ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड रेट ऑफ इवेपरेशन भी आपका जो है बढ़ जाएगा। इसी तरीके से टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इवेपरेशन हमेशा ही बढ़ेगा, क्योंकि उस समय जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से विंड स्पीड, यानी कि व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो एयर के साथ में है वो जो है जल्दी से वहाँ से अपनी पोजीशन को छोड़ पाएंगे। बट ह्यूमिडिटी के लिए स्टूडेंट जो है इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो रेसिप्रोकल होगा। जैसा आपको पता होगा ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी जो है एयर के अंदर जो है कुछ क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, यानी कि डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर कम होगी तो आपका इवेपरेशन बढ़ेगा, यानी कि ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपरेशन बढ़ा है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से इवेपरेशन हमेशा घटेगा, जैसा कि बारिश के समय होता है। उस समय आपका जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो बढ़ जाता है, यानी कि एयर के अंदर ऑलरेडी वाटर का कंटेंट ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा वाटर को जो है वहाँ से कैरी नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमिडिटी बढ़ने से रेट ऑफ इवेपरेशन आपका डिक्रीज करेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ज़्यादातर एग्जाम में ह्यूमिडिटी का ही पॉइंट आपसे पूछा जाता है। तो व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीज रेट ऑफ इवेपरेशन डिक्रीज, व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपरेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिएगा कुछ फैक्टर्स और भी होते हैं, उसको हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया रेट ऑफ इवेपरेशन में सरफेस एरिया पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, और एक पॉइंट आपका है नेचर ऑफ लिक्विड पे भी आपकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। जैसे आपने देखा होगा द रेट ऑफ इवेपरेशन ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। जैसे कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो जल्दी इवेपरेट होते हैं, जबकि कुछ स्लो रेट से इवेपरेट होते हैं। जैसे पेट्रोलियम, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ये जो है काफ़ी तेज़ी से इवेपरेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। जबकि कुछ लिक्विड जिसमें स्मॉलर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो जो है आपका, ठीक है, जल्दी वेपराइट होगा। जिनमें लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है वो देर से आपके जो है आपका वेपराइज होगा। जैसे सिंपली मैंने यहाँ पे आपको बताया पेट्रोल, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, इनमें जो है स्मॉलर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, तो ये जल्दी आपके जो है सब्लिमेटिव सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। जबकि वाटर या हनी वगैरह जो है इनका रेट ऑफ इवेपरेशन काफ़ी लेट होगा स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इवेपरेशन कॉजेज कूलिंग। तो इवेपरेशन क्या है, जैसे आप लोगों को पता होगा इवेपरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, हमेशा इवेपरेशन से कूलिंग आएगी, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सो लिक्विड एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग इवेपरेशन में लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करेगा। दिस हीट में बी प्रोवाइडेड बाय लिक्विड इटसेल्फ, या तो ये हीट लिक्विड देगा या सराउंडिंग से उसको ये हीट मिलेगी। When evaporating liquid take heat from the other part of the liquid, तो जो अदर पार्ट से अगर वो रिसीव करेगा तो रेस्ट ऑफ द लिक्विड जो है कूल डाउन हो जाएगा। और अगर वो लिक्विड आपके जो हीट है वो सराउंडिंग से अगर रिसीव करता है तो सराउंडिंग में भी जो है आपकी कूलिंग हो सकती है। इसकी वजह से जो है इवेपरेशन में हमेशा जो है कूलिंग आपकी होगी स्टूडेंट्स, यानी कि इवेपरेशन की वजह से हमेशा जो है कूलिंग आपका हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया है, द कूलिंग कॉज बाय इवेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट व्हेन ए लिक्विड इवेपरेट इट टेक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द सराउंडिंग विच ऑन लूजिंग हीट गेट कूल्ड। तो मतलब जब उसने अपनी हीट लूज़ करी है तो वहाँ से वो जो है उसको गेन करने की कोशिश करेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई भी सब्सटेंस जो है अपनी एनर्जी कभी भी लूज़ नहीं करता, अगर वो लूज़ कर रहा है तो कहीं ना कहीं से वो उसको जो है रिट्राइव करने की कोशिश करेगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इवेपरेशन में आपकी कूलिंग होगी। इवेपरेशन में कूलिंग लिक्विड की सरफेस से हो सकती है या सराउंडिंग से एनर्जी रिसीव करने से आपकी कूलिंग जो है हो सकती है, और होगी किसकी वजह से, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से। अब इसके कुछ इफेक्ट देख लेते हैं। जैसे हम अपने हाथों में एसीटोन रखें तो वो जल्दी से वेपराइज होगा, जिसकी वजह से जो है हमारे हाथों को जो है ठंडक मिलेगी। जैसे इस समय लॉकडाउन के समय हम लोग जो है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र वगैरह अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको अगर हम अपने हाथों पे स्प्रे करते हैं तो वो भी जो है वेपराइज होने से हमको जो है कूलिंग वहाँ पे मिलती है स्टूडेंट। इसी तरीके से वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन समर में हमको जो है कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए, जो वो हमारे लिए काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। दूसरा वो जो है हमारी बॉडी से निकलने वाला स्वेट या पसीने को भी एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी को जब इवेपरेशन का रेट बढ़ जाएगा सरफेस से, जिससे जो है हमारी बॉडी को कूलनेस जो है वहाँ पे महसूस होगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए धूप में से चल के आ रहे हैं और पंखे के नीचे हम लोग जनरली बैठ जाते हैं
तो वहाँ पे भी आपका जो है स्वेट वगैरह इवेपोरेट होता है और हमको जो है कूलिंग मिलती है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा होगा कुछ लोग जो है गर्मियों के समय में अपनी छतों पे या जो है ठीक है स्ट्रीट वॉल वगैरह में जो है वाटर स्प्रिंकल करते हैं। जो वाटर को स्प्रिंकल करेंगे तो जो वाटर है वो ग्राउंड से या सराउंडिंग से एयर को ठीक है रिसीव करेगा और वहाँ से जो है वाटर इवेपोरेट होगा, जिससे वो जो है एनर्जी वहाँ से रिसीव करेगा, हीट को वहाँ से रिसीव करेगा और आसपास जो है कूलिंग हमको मिल जाएगी स्टूडेंट। इसी तरीके से हम लोग जो है स्टूडेंट गर्मियों में एयर कूलर्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो एयर कूलर्स वगैरह यूज़ करेंगे तो कूलर के अंदर से जो वाटर वहाँ पे प्रेजेंट है वो इवेपोरेट होगा, तो आसपास जो है कूलिंग वहाँ पे आएगी स्टूडेंट। तो इसके देखिए काफ़ी एग्जांपल आप लोग जो है बना सकते हैं। इस तरह से आप इसके काफ़ी एग्जांपल पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट अब हम लोग जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इवेपोरेशन की वजह से हमेशा जो है कूलिंग होती है। इसके कुछ इफेक्ट्स मैंने अभी आपको समझाए। जैसे मैंने आपको बताया कूलर वगैरह जो होते हैं उसमें वाटर जब इवेपोरेट होगा तो उससे कूलिंग मिलेगी। इसी तरीके से आपने कई जानवर देखे होंगे या डॉग्स वगैरह देखे होंगे, जब उनको गर्मी लगती है तो अपना जो माउथ है उसको ओपन कर लेते हैं, जिससे उनका जो सलाइवा है ठीक है वो इवेपोरेट होगा और उसके इवेपोरेट होने से भी उनको जो है कूलिंग इफेक्ट जो है महसूस होगा स्टूडेंट। इसी तरीके से हमको समर में जो है कॉटन क्लॉथ वगैरह पहनने चाहिए, उससे भी हमको जो है कूलिंग मिलेगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं अपने टॉपिक्स में और हम पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो है डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए बॉइलिंग मैंने बताया बॉइलिंग अकर्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जैसे मान लीजिए वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उतना टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर 100 डिग्री उसको चाहिए तभी वहाँ पे बॉइलिंग हो पाएगा। बट इवेपोरेशन टेक प्लेस व्हेन लिक्विड इज प्लेस इन ओपन कंटेनर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि इवेपोरेशन क्या है, कब होगा, जब कोई भी लिक्विड जो है किसी ओपन कंटेनर में रखेंगे और इसमें जो टेम्परेचर है वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट आपका होगा। इसी तरीके से बॉइलिंग इज़ ए बल्क फिनोमेना, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पूरे के पूरे लिक्विड कंटेंट के अंदर आपका होता है, बल्क फिनोमेना होता है। जबकि इवेपोरेशन क्या होता है स्टूडेंट, ओनली एंड ओनली सरफेस फिनोमेना होता है। इसी तरीके से हीटिंग टेक प्लेस ड्यूरिंग बॉइलिंग, तो बॉइलिंग के समय हमको जो है हीटिंग वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है या वहाँ पे हीट निकलती है। जबकि इवेपोरेशन के टाइम स्टूडेंट हमेशा जो है कूलिंग आपकी होती है। तो फॉर बॉइलिंग हमको जो है एक्सटर्नल सोर्स से हीट उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिस भी सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं। इसी तरीके से इवेपोरेशन में लिक्विड टेक हीट फ्रॉम सराउंडिंग, नो बर्नर वगैरह या बर्नर एक्सेट्रा हमको जो है वहाँ पे स्टूडेंट रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरीके से देखिए हम लोग जो है इस चैप्टर का एंड टॉपिक पढ़ लेते हैं, जिसमें आपको जो है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बताया हुआ है। तो देखिए जैसे मैंने बताया था हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ी है, बट 5 स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हमने ढूंढा हुआ है। बल्कि आज के टाइम तो काफ़ी स्टेट ऑफ मैटर हमने जो है ढूंढी हुई है, जैसे बोसोन स्टेट ऑफ मैटर ठीक है, या बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ठीक है, आपका जो है इसी तरीके से क्वार्ड एक स्टेट ऑफ मैटर है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेट ऑफ मैटर जो है वो ढूंढी जा चुकी है, बट आपको जनरली जो है ये 5 स्टेट ऑफ मैटर ही पढ़नी है। तो देखिए प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा है द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। दीज पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज गैस के फॉर्म में होते हैं। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब जो होते हैं उसमें आपका प्लाज्मा ही होता है स्टूडेंट। एक नियॉन साइन बल्ब ट्यूब के अंदर एक नियॉन गैस होती है, जबकि एक फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर जो है हीलियम या कोई भी अदर गैस हो सकती है। तो जो गैस होती है स्टूडेंट वो आयनाइज फॉर्म में होती है। डैट इज़ गैस चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो थ्रू इट, यानी कि वो गैस जो है आयनाइज हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। इस चार्जिंग की वजह से ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्लाज्मा वहाँ पे ग्लो करना शुरू होगा बल्ब या ट्यूब के अंदर। द प्लाज्मा ग्लो विद ए स्पेशल कलर, ये हमें पता है प्लाज्मा हमेशा स्पेशल कलर से ग्लो करता है डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। जो हमारे सन और स्टार होते हैं स्टूडेंट वो भी आपका जो है प्लाज्मा की वजह से ही ग्लो करते हैं, उसमें भी प्लाज्मा ही होता है। तो प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। इस तरीके से देखिए आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तो इन 1920 इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस या एस एन बोस जी ने कुछ कैलकुलेशन करी थी
स्टेट ऑफ मैटर में। तो बिल्डिंग ऑन इस कैलकुलेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है प्रिडिक्ट किया था एक नया स्टेट ऑफ मैटर, जिसको बाद में नाम दिया था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या BEC। तो इसका प्रिडिक्शन किसने किया था? SN बोस जी ने किया था। जबकि इसके बारे में ठीक है प्रिडिक्शन किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था स्टूडेंट। तो बाद में जो है 2001 में एरिक ए कॉर्नल, इंपॉर्टेंट नेम्स है ये, वोल्फगैंग कैटरली और कार्ल ई वीमन ने जो है USA के, इन्होंने जो है 5th स्टेट ऑफ मैटर को जो है बना के दिखाया और इसके लिए इनको जो है फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को बनाने के लिए जो है इनको मिला था। तो कैसे इन्होंने फॉर्म किया था? तो BEC इज फॉर्म ऑन कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी गैस अबाउट 100,000, ठीक है, यानी कि लगभग 1000 गुना उसको जब ठंडा करेंगे गैस को नॉर्मल डेंसिटी ऑफ एयर से, तो हमको जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मिलेगा। तो प्लाज्मा आपका सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड स्टेट है, जबकि आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है लो टेम्परेचर पे बनने वाला, लो डेंसिटी पे बनने वाली आपकी स्टेट है स्टूडेंट। ये नाम आपको याद रखने हैं, एर्निक ए कॉर्नल, वोल्फगैंग कैटरली और कार्ल ई वीमन स्टूडेंट्स। बाकी आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये साइट देख सकते हैं www.camp4kids, ठीक है, आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया था। तो आज की क्लास में हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सेक्शन जो है इस चैप्टर का, जिसमें आपको जो है टेम्परेचर स्केल वगैरह के बारे में पढ़ना है, उसको स्टूडेंट हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। अगर आपने बाकी लेक्चर्स जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो नहीं देखे हैं, जिसमें कि मैंने आपको कंप्लीट जो है इवेपोरेशन, फैक्टर इफेक्टिव इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वगैरह आपको पढ़ा दिया है, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बॉल बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं ओनली न्यूमेरिकल सेक्शन। देखिए सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, यानी कि अलग अलग टाइप के जो टेम्परेचर स्केल होते हैं हम उसको कैसे एक स्केल से दूसरे स्केल में जो है उसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट का कितना वो हॉट है कितना वो कोल्ड है, उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। इट ऑल्सो डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। जैसे कि हमें पता होगा हमेशा जो एनर्जी फ्लो करती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ हमेशा मूव करती है। तो हम इसका यूज़ करके यानी कि टेम्परेचर का यूज़ करके हम फ्लो ऑफ एनर्जी का भी पता लगा सकते हैं। इसी तरीके से इन टेम्परेचर स्केल वी यूज़ वाटर एज स्टैंडर्ड फंडामेंटल डिफरेंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग टेम्परेचर स्केल का यूज़ करते हैं उसमें वाटर को एज ए स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट हम यूज़ करते हैं, जिसमें वाटर का जो है लोअर टेम्परेचर और वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग जो है यूज़ करते हैं। इसी तरीके से मैंने पहले ही बताया आपको ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है हमारी केल्विन जो होती है वो ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की। तो देखिए वेरियस टेम्परेचर स्केल के बीच में हम लोग जो है रिलेशन पढ़ लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये रिलेशन हम ऑब्टेन कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए सेल्सियस स्केल है, जिसको जनरली हम लोग कई बार सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं। फिर हमें पढ़ना है केल्विन स्केल, फिर फ़ारेनहाइट स्केल, रैंकी स्केल हमें अभी नहीं पढ़ना है, बट वो मैं आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो सेल्सियस स्केल में वाटर के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरीके से वाटर का प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरीके से केल्विन में वाटर के लिए प्योर वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट 273 और बॉइलिंग पॉइंट 373। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री आपका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसी तरीके से इसमें वाटर के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट जहाँ पे बंद हो जाती है, जिसको हम लोग जनरली एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, वो आपका नॉर्मली जो सेल्सियस स्केल होता है उसमें 273, केल्विन में 0 डिग्री, फ़ारेनहाइट में -460 डिग्री। इसी तरीके से रैंक की जो ठीक है टेम्परेचर स्केल में उसमें जो है 0 वैल्यू होती है, बट ये आपको जो है अभी नहीं पढ़ना है, 11th क्लास में पढ़ना है। तो देखिए कैसे इस रिलेशन का यूज़ करके हम जो है फॉर्मूला निकालेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस रिलेशन का मतलब इस चार्ट का यूज़ करके हम जो है डिफरेंट टेम्परेचर स्केल की रीडिंग का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी गिवन टेम्परेचर स्केल है वो लिखना है, उसमें से वाटर की लोवेस्ट मोस्ट वैल्यू यानी कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमको माइनस करना है और दोनों रीडिंग यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को डिफरेंस करना है। तो सेल्सियस के लिए क्या होगा C-0 100 -0 वैल्यू आपकी बन जाएगी। इसी तरीके से
फ़ारेनहाइट -32, यानी कि जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 डिग्री होता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है तो 212 -32। इसी तरीके से केल्विन है K -273, और अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट रीडिंग को आप माइनस कीजिए, यानी कि 373 -273। तो इस तरह से रिलेशन आएगा बिटवीन वेरियस टेम्परेचर स्केल, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको, C -0, 100 -0, F -32, 21 -32, K -273, 373 -273। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो C -0/100, F -32/180, इन दोनों को माइनस कीजिए, 212 -32 हो तो 180 आएगा, K -273, और यहाँ पे आएगा अपॉन 100। तो देखिए इन तीनों ही स्केल में आपका जो है सिंप्लीफाई करके आप इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। तो C/100, F -32/180, K -273 यहाँ पे स्टूडेंट लिखिएगा, यहाँ पे आप जो है इसको K -273 यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। वो शायद कहीं पे लिखना जो है मैं भूल गया इसमें, ठीक है, रीडिंग की वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो यहाँ पे आप सिंपली उसको लिखिएगा K -273, सिंपली आप यहाँ पे लिखिएगा K -273, ठीक है, 273 यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से आप इसको जो है सोल्व कर लेंगे तो आपकी सारी वैल्यूज़ जो है वो आ जाएगी स्टूडेंट्स। चलिए तो अब इसमें न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल सेक्शन हमें जो है किस तरह सोल्व करना है। तो देखिए सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले मान लीजिए सेल्सियस और केल्विन में हमें रिलेशन निकालना है, तो हम सेल्सियस और केल्विन की वैल्यूज़ को इक्वल कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यूज़ में रिलेशन निकालना है तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन है उसको हम लोग जो है कंपेयर कर देंगे। यानी कि मैंने क्या बताया, अगर हमें C और F का रिलेशन यूज़ करना है तो इतनी इक्वेशन को हमें जो है सोल्व कर देना है। इसी तरीके से अगर हमें केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले जो है सेल्सियस की रीडिंग को हम इक्वेट कर देंगे इन दोनों रीडिंग से, ठीक है। तो इससे हम जो है रिलेशन फाइंड कर सकते हैं और आसानी से अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए वही मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर वी यूज़ फॉर्मूला, फॉर एग्जाम्पल रिलेशन बिटवीन C एंड F, सिंपली हम लोग लिखेंगे C/100, K -273/100। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों ही तरफ, ठीक है, दोनों ही तरफ की जो आपकी वैल्यू है उसमें 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिलेशन बटेगा C = K -273, ठीक है। इसको जो है जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हमें C और F का रिलेशन निकालना है तो C -0 और F -32/180 आपकी जो है वैल्यू आएगी। यहाँ पे 100 है और यहाँ पे क्या है आपका 180 है, तो एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं, और इन दोनों को 18 और 5 को, ठीक है, अगर मैं कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे आपका जो है 5 आएगा, यहाँ पे इस तरफ 5 आएगा और इस तरफ आपका जो है 9 वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों ही जैसी वैल्यू को मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ C/5 F -32/9। तो इस तरह से आपका ये जो रिलेशन है वो आपका यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा। तो किसी भी रिलेशन जो वेरियस स्केल मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है उसको आप इक्वेट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा तो वैल्यू फाइंड करना शुरू करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल हम लोग जो है अब देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको गिवन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आपको गिवन है 37 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस एंड 60 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अभी मैंने आपको रिलेशन बताया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें जो है वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, केल्विन में अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो केल्विन में वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, केल्विन में वैल्यू को फाइंड करने के लिए K = C+273 का हम यूज़ करेंगे। तो मतलब केल्विन में फाइंड करने के लिए हमें सेल्सियस में कितना ऐड करना है, 273 ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस में ऐड कर देंगे 273, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा, 3110 डिग्री केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 50 के अंदर भी हम जो है प्लस 273 कर देंगे तो ये भी आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 60 के अंदर भी 273 कर दीजिएगा तो आपका ये पूरा केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि केल्विन वैल्यू में जाने के लिए सेल्सियस से हम क्या करेंगे, सिंपली हम जो है वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। यानी कि वैल्यू को ऐड करने से जो है हम उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर वाले न्यूमेरिकल्स में आपको दिखाया। तो सिंपली इन सब वैल्यूज़ में कितना ऐड करना है, हमें 273 ऐड करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नोट्स में, और आगे हम लोग पढ़ते हैं सेल्सियस स्केल में हम कैसे जो है किसी भी रीडिंग को कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहले केल्विन के लिए क्या बताया, K = C+273
273 करते हैं। अगर मुझे सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, k माइनस 273 जो है मैं वैल्यू वहाँ पे रख दूंगा। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, सेल्सियस की वैल्यू के इक्वल आएगी। यानी कि अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो हमें क्या करना है, 273 माइनस करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 400 माइनस 273 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसी तरीके से 373 में से भी हम जो है माइनस करेंगे 273 तो इसका भी आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 450 में से भी हम माइनस करेंगे 273 तो आपका जो है ये सेल्सियस स्केल में स्टूडेंट कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आप इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सेक्शन अब, ठीक है। इसको इस तरह से आप सोल्व करते जाइए। तो देखिए सिंपली सेल्सियस से केल्विन में आने के लिए हमें जो है, केल्विन से सेल्सियस में आने के लिए हमें k माइनस 273 वहाँ पर जो है रखना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो देखिए एक न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए बनाया है जिसमें मैंने आपसे पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल गिव सेम रीडिंग, यानी कि किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो स्केल होता है वो आपका जो है सेम रीडिंग आपको जो है देगा। तो ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस किस के बीच में पूछा है, आपसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के रिलेशन को कंपेयर करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग जो है फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे अभी आपको बताया था सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो रिलेशन होता है उसमें आपकी वैल्यू होती है C/5 F - 32/9, ये वैल्यू आपकी होती है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल को सिंप्लीफाई करने पे। तो अब हमसे पूछा है वो टेम्परेचर जिस पे दोनों की सेम रीडिंग आएगी, तो हम क्या मानेंगे, लेट द वैल्यू भी x, यानी कि हम वैल्यू को जो है x लेट कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसमें x करेंगे तो सेल्सियस की जगह पे भी हम x रख देंगे और फ़ारेनहाइट की जगह पे भी हम लोग जो है x वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा x/5 x - 32/9। अब ये आपकी एक सिंपली एक अलजेब्रिक वैल्यू है जिसको आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। तो ये 9 जो डिवाइड में यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको हम इधर ले जाएंगे तो 9x, ये 5 इधर जाएगा तो 5x - 32 इंटू में 5, और इधर इसको लेके आगे माइनस करेंगे तो x की फाइनल वैल्यू आपकी आएगी -40 डिग्री, यानी कि -40 डिग्री जो है वो टेम्परेचर होगा जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की ही रीडिंग क्या होगी, इक्वल आपकी रीडिंग्स हो जाएगी स्टूडेंट्स। यानी कि आप इसकी जो रीडिंग है वो कितनी आएगी, -40 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल्स थे, बाकी हम नोट्स वगैरह में देख लेते हैं अगर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो देखिए स्टूडेंट जैसा कि 11th क्वेश्चन में आपको जो है दिखाया हुआ है चेंज द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, यानी कि हमें जो है इस टेम्परेचर को, ये दो जो न्यूमेरिकल्स आपको गिवन है इसको टेम्परेचर स्केल को जो है सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली दोनों ही वैल्यू में से -273 जो है हमें पुट करना है, यानी कि 293 - 273 करेंगे तो इसका जो है आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 470 में से हम माइनस करेंगे 273 तो आपका जो है ये सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको जो है सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये दोनों रीडिंग जो है सिर्फ और सिर्फ 273 हमें माइनस करना है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से देखते हैं कुछ और न्यूमेरिकल अगर इसमें होंगे तो देखिए स्टूडेंट लगभग आपका जितना भी न्यूमेरिकल का सेक्शन था, हालांकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में, तो वो लगभग हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और इस तरह से हमारा जो चैप्टर 1 है, जो रिवीजन था चैप्टर 1 का, वो भी हम लोग जो है फिनिश कर चुके हैं स्टूडेंट। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।